हर्षद शांतिलाल मेहता, ये नाम याद रखना। वो कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। नहीं, वो मुंबई में घाटकोपर की एक साधारण गुजराती फैमिली से था। एकदम आम सा लड़का, तुम सोच सकते हो। लेकिन उसके सपने वो बिल्कुल आम नहीं थे। उसने बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की। उसने अपनी स्कूलिंग रायपुर के होली क्रॉस बायरन बाजार से पूरी की। वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था, कुछ बड़ा करने के मौके की। उसे पता था कि वो एक सिंपल लाइफ से कहीं ज्यादा के लिए बना है। उसके अंदर ना एक आग थी, एक भूख थी। कॉलेज के बाद हर्षद ने बहुत कुछ ट्राई किया, छोटी मोटी नौकरियां, होजियरी बेची, सीमेंट बेचा, यहां तक कि हीरे भी छांटे। वो सीख रहा था, हमेशा सीख रहा था। लेकिन ये नौकरियां, ये उसके बड़े सपनों के लिए बहुत छोटी थी। उसे एक बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां किस्मतें एक दिन में बनती और बिगड़ती थीं। और वो जगह उसे मिल गई, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट। वो जैसे चुंबक की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने एक जॉबर बन के शुरुआत की, एक छोटा मोटा प्लेयर। लेकिन वो देखता रहा, सीखता रहा। वो गेम समझ गया था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। स्टॉक मार्केट में उसका सफर 1970 के दशक के आखिर और 1980 की शुरुआत में शुरू हुआ। उसने एक ब्रोकरेज फर्म के लिए काम किया। फिर अपने भाई अश्विन के साथ उसने अपनी खुद की फर्म शुरू की, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। नाम में ही उसका कॉन्फिडेंस झलकता था। ग्रो मोर, ये एक वादा था, दौलत का वादा। उसमें अपॉर्चुनिटीज पहचानने का एक नैक था। वो लोगों को अपनी बातों से यकीन दिला सकता था। उसमें करिश्मा था, उसमें स्टाइल था। लोग उसे नोटिस करने लगे थे। ये सिंपल बैकग्राउंड वाला आदमी अब मार्केट में हलचल मचा रहा था। उसकी शुरुआती सक्सेस सिर्फ लक नहीं थी, वो कैलकुलेशन था। मार्केट सेंटिमेंट को समझने की बात थी। वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी में यकीन रखता था। अगर किसी कंपनी के एसेट्स की कीमत उसके स्टॉक वैल्यू से ज्यादा है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सिंपल है ना? उसने एसीसी जैसी कंपनीज के स्टॉक्स चुने और उन्हें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने लोगों से कहा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है और वो, हर्षद मेहता, इस चार्ज को लीड करेगा। वो अपनी इमेज बना रहा था, स्टॉक मार्केट में आम आदमी का हीरो, वो जो सबको अमीर बना सकता था। लोग उसे बिग बुल कहने लगे थे, क्योंकि वो जिस भी स्टॉक को हाथ लगाता वो बुल की तरह ऊपर भागता था। वो एक सेंसेशन बन गया, छोटे इन्वेस्टर के लिए एक मसीहा। हर कोई जानना चाहता था कि हर्षद क्या खरीद रहा है। उसकी बात पत्थर की लकीर थी। अगर हर्षद ने खरीदा तो सब खरीदते थे। प्राइसेस आसमान छूने लगते थे। उसने मार्केट में अपना ही मौसम बना रखा था। वो अब सिर्फ गेम नहीं खेल रहा था, वो रूल्स बदल रहा था, या कम से कम उन्हें अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहा था। ये उसका पीक था, उसका टाइम था। लेकिन उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया खेलने के लिए? बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। उसे बहुत सारा कैपिटल चाहिए था, करोड़ों करोड़। बैंक्स के पास वो पैसा था, लेकिन वो उसे स्टॉक मार्केट गेम्स के लिए यूं ही नहीं दे सकते थे। तो उसने एक लूप होल ढूंढ निकाला, या यूं कहें खुद ही बना लिया। उसने बैंक रिसीट्स या BIS नाम की चीज का इस्तेमाल किया। समझो, ये बैंक्स के बीच IOU जैसे थे। जब एक बैंक दूसरे बैंक को थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार देता है तो उसे एक BR मिलता है। हर्षद ने इन BRs में ट्रेडिंग शुरू कर दी। देखो उसने क्या चाल चली। उसने छोटे बैंक्स को कभी अपनी बातों से, कभी दूसरे तरीकों से ऐसे BRs इश्यू करने के लिए मना लिया जिनके पीछे असल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं थी, नकली BRs। फिर वो इन नकली BRs को बड़े बैंक्स के पास ले जाता, उनके बदले पैसे लेता और वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में झोंक देता। वो स्टॉक प्राइसेस को ऊपर चढ़ाता, मोटा प्रॉफिट कमाता, बैंक का पैसा लौटा देता और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। कुछ टाइम तक तो ये जादू की तरह चला, पैसे का एक परफेक्ट सर्कल जो बैंक से मार्केट में और फिर उसकी जेब में बह रहा था। उसकी लाइफस्टाइल तो लेजेंडरी हो गई। वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। महंगी गाड़ियों का काफिला, जिसमें एक लेक्सस LS 400 भी थी, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। वो मुंबई का नया सुपरस्टार था। वो लैविश पार्टीज देता था। वो मैगजीन कवर्स पर था। लोग उसे पूछते थे। वो अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी था। वो आदमी जिसने स्टॉक मार्केट को डिकोड कर लिया था। बिग बुल सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये एक पहचान थी, सपनों और हाँ, उधार के पैसों पर बना एक साम्राज्य। लेकिन कच्ची नींव पर बने साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकते। सिस्टम पर प्रेशर आने लगा। बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर किया जा रहा था।
कुछ बैंक्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, इन ब्याज के पीछे असली सिक्योरिटीज कहां हैं? पैसे का सर्कल बहुत बड़ा और बहुत तेज होता जा रहा था। हर्षद को पुराने सिस्टम को चालू रखने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। यह ऐसा था जैसे वो हवा में बहुत सारी बॉल्स उछाल रहा हो। कभी ना कभी तो एक गिरनी ही थी, और गिरी भी। कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ तो गड़बड़ थी। फिर आई सुचेता दलाल, एक निडर जर्नलिस्ट। वो द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करती थी। उन्होंने छानबीन शुरू की। उन्होंने मनी ट्रेल का पीछा किया। उन्होंने बैंक्स में, मार्केट में लोगों से बात की। उन्होंने पूरी पहेली को जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, एक बहुत बड़े स्कैम की कहानी। 23 अप्रैल 1992 को उन्होंने अपना आर्टिकल छापा। उसने खुलासा किया कि कैसे हर्षद मेहता बैंक का पैसा नकली ब्याज के जरिए स्टॉक मार्केट को रिग करने के लिए यूज कर रहा था। हेडलाइन सीधी थी पर धमाकेदार। ताश का महल हिलने लगा। जैसे ही खबर फैली, दलाल स्ट्रीट में पैनिक मच गया। मार्केट क्रैश हो गया। इन्वेस्टर्स के करोड़ों डूब गए। बिग बुल अचानक कमजोर दिखने लगा। वो आदमी जो कभी गलत नहीं कर सकता था, अब उस पर एक बहुत बड़े फ्रॉड का आरोप था। गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को बुलाया गया। स्कैम का स्केल चौंकाने वाला था। अंदाजा था कि यह करीब 4000 से 5000 करोड़ का था। 1992 में यह एक बहुत बड़ी रकम थी। वो सपनों की दौड़ अब खत्म हो चुकी थी। हर्षद मेहता अरेस्ट हो गया। उस पर कई केसेस दायर हुए, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। ये एक लंबी और उलझी हुई लीगल लड़ाई थी। उसने जेल में भी वक्त बिताया। उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। मीडिया जो कभी उसे सर आंखों पर बिठाती थी, अब उसके पतन की कहानियां सुना रही थी। बिग बुल अब पिंजरे में बंद था। उसका चार्म, उसका कॉन्फिडेंस, वो अब भी बाकी था। उसने तो फेमसली कहा भी था, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन जिस सिस्टम का उसने फायदा उठाया था, वही अब उसे घेर रहा था। उसका पतन भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना उसका उदय। लीगल लड़ाइयां सालों तक चलती रहीं। उसने 70 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस और 600 से ज्यादा सिविल एक्शन सूट्स का सामना किया। कुछ केसेस में वो दोषी पाया गया, कुछ में बरी हो गया। लाइफ अब बहुत अलग थी। पेंट हाउस की लग्जरी से कोर्ट रूम के बेंचेस तक। वो हमेशा कई मामलों में अपनी बेगुनाही की बात करता रहा। कहता था कि उसने तो बस एक फॉल्टी सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया। उसने कमबैक करने की भी कोशिश की, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने लगा। लेकिन जादू खत्म हो चुका था। भरोसा टूट चुका था। वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। 31 दिसंबर 2001 को जब वो ट्रायल पर ही था, हर्षद मेहता ने सीने में दर्द की शिकायत की और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस रात देर से उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 47 साल का था। उसकी मौत से एक चैप्टर का अंत हुआ, पर कहानी का नहीं। आज भी उसका नाम लोगों के मन में स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जगाता है। क्या वो एक फाइनेंशियल विजर्ड था जो मार्केट को किसी और से बेहतर समझता था, या वो एक कॉनमैन था जिसने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक को अंजाम दिया? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा। उसकी कहानी एक लेजेंड है, एक कॉशनरी टेल है, एक सबक। 1992 का स्कैम इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने बैंकिंग रेगुलेशन और स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में गंभीर कमियों को उजागर किया। इसके बाद बड़े बदलाव हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), जो 1988 में बनी थी, लेकिन जिसे कानूनी ताकतें 1992 में मिली, उसे और ज्यादा ताकत मिली। नियम और सख्त हो गए। कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग शुरू हुई, जिससे ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपेरेंट हो गए। बैंक्स में ऑडिटिंग के प्रोसेस को मजबूत किया गया। स्कैम ने एक तरह से सिस्टम को मैच्योर होने पर मजबूर कर दिया और मजबूत बनने पर। तो इससे सबक क्या मिलता है? सिंपल है, लालच जब हद से बढ़ जाए तो तबाही ला सकता है। सिस्टम्स चाहे कितने भी स्ट्रांग लगे, उन्हें शातिर दिमाग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस के शॉर्टकट्स अक्सर बंद गली में ले जाते हैं। यह हमें बताती है कि एम्बिशन अच्छी चीज है, पर एथिक्स बहुत जरूरी है। रिस्क लाइफ का हिस्सा है, खासकर फाइनेंस में, लेकिन बिना जिम्मेदारी के रिस्क, ये तो सीधा सीधा दूसरों के भरोसे के साथ जुआ खेलना हुआ। और आखिर में द हाउस ऑलवेज विंस।